नमस्कार ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सभी सेशन का इंतजार कर रहे होंगे। तो चलिए इस इंतजार की घड़ी को खत्म करते हैं और आज के इस सेशन यानी कि 6 नवंबर 2025 की क्लास की जो करंट अफेयर की क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और अपने साथियों को जल्द से सेशन की लिंक को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आगे इसके डिस्कशन करें उससे पहले आप शेयर कर दीजिए। देख लीजिए पहली खबर बहुत ही मजेदार 21 तोपों की सलामी देने वाली खबर है कि भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा तालिबान। अर्थात अफगानिस्तान में जब से तालिबान सरकार है 2021 से, तब से ही भारत में कोई भी अफगानिस्तान का जो राजदूत है वह नहीं है। और ऐसे में आना यह एक भारत की कूटनीति का एक बदला हुआ स्वरूप दिखाई पड़ता है। केन विलियमसन ने T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास ले लिया है। न्यूजीलैंड के लिए एक स्टार खिलाड़ी हैं। एसबीआई ने कर्मचारी प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए एसबीआई स्टार पुरस्कार का शुभारंभ किया है। सिंधिया ने पूर्वोत्तर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भूपेन हजारिका पुरस्कार प्रदान किया है। देख रहे हैं इस बार आज मतलब बहुत अच्छी खबर है। पर डे देख रहे हैं आप, बहुत सिलेक्टेड टॉपिक लेकर आ रहे हैं। दोहा शिखर सम्मेलन में सामाजिक विकास पर ऐतिहासिक घोषणा पत्र पारित हो गया है। लखनऊ को यूसीसीएन द्वारा यूएनईएससीओ क्रिएटिव सिटी घोषित किया है। नए नए प्रतिभाएं उभर रही हैं वहां से। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 मनाया गया। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025, इन सभी को डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहली खबर आपके सामने है, लेकिन उससे पहले अब तो सेशन को शेयर कर दिया होगा, नहीं किया तो एक बार और कर दीजिए। सब्सक्राइबर भी कर लिया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लाइक किए होगा, नहीं किया है कर लीजिए। लाइक वाला बटन जो है ना वैसे उसको दबा दीजिए। चलिए, भारत में जो अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने अपनी राजनयिक उपस्थिति अफगानिस्तान से समाप्त कर ली थी। उसी परिप्रेक्ष्य में एक जानकारी आपके साझा करने जा रहे हैं। नवंबर 2025 में पहली बार तालिबान शासन ने भारत में अपना एक आधिकारिक राजनयिक नियुक्त करने का निर्णय लिया। यह दोनों देशों के बीच संबंधों को और महत्वपूर्ण लेकिन अनौपचारिक रूप से माना जा रहा है। यह परिवर्तन औपचारिक नहीं है। अभी हालिया घटनाक्रम, अभी अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री जो हैं आमिर खान मुत्ताकी जी अक्टूबर 2025 में भारत में आते हैं, नई दिल्ली की यात्रा करते हैं। नई दिल्ली की यात्रा करने के बाद आप देखिए अफगानिस्तान जाते हैं। भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर थोड़ा गतिरोध भी उत्पन्न होता है, अच्छे से पिटाई भी होती है वहाँ पर पाकिस्तान की, सारी बातें घटती है। और उसके बाद नवंबर में ही, अगले मंथ ही, इतनी बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए एक रास नहीं आ रही होगी, पच नहीं रहा होगा। अब अजरन हो जाएगी, भैया जिरवाइन खिलाना पड़ेगा, अजवाइन की गोली खिलानी पड़ेगी। इसी यात्रा के बाद तालिबान सरकार ने नई दिल्ली में अपना राजनयिक भेजने का निर्णय कर लिया है। रिपोर्टों के अनुसार दिसंबर 2025 के अंत या जनवरी 2026 की शुरुआत में एक और अफगान राजनयिक को नियुक्त किया जा सकता है, जो यह भारत और तालिबान के बीच में संवाद को क्रमिक रूप से पुनर्स्थापित करने का प्रयास दिखाई दे रहा है। भारत की नीति, तालिबान शासन के सत्ता में आने के बाद से भारत ने अपने दूतावास से सभी भारतीय अधिकारियों को वापस बुला लिया था। ऐसे में अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता पहुंचाना भी जरूरी था, तो भारत ने मानवीय सहायता निरंतर रखी, जिसमें खाद्य सामग्री, दवाइयां और कोविड-19 से राहत सामग्री भी भेजी जाती रही। इन सारे क्रियाक्रमों को ध्यान में रखते हो कि मानवीय सहायता अगर पहुंचा रहे तो कोई ना कोई तो होगा जो हमारी सहायता वहां देख रेख कर सके। इसके लिए एक काबुल में एक टेक्निकल मिशन फिर से खोला ताकि सहायता कार्य समन्वित रूप से चलता रहे, निरंतर चलता रहे। भारत ने अब तक तालिबान शासन को औपचारिक रूप से राजनीतिक मान्यता तो नहीं दी, परंतु व्यवहारिक और मानवीय स्तर पर संवाद बरकरार हैं। देख रहे हैं ना बिल्कुल किस तरीके से भारत चल रहा है।
ना इधर को ना इधर को, बीच का रास्ता खोज के चल रहा है, ना हाईवे पर ना वन लाइनर पर, बीच के रास्ते पर चल रहा है। भारत की प्रमुख चिंताएं, अफगानिस्तान की भूमि का उपयोग किसी भी प्रकार के आतंकवादी या सीमा पार गतिविधियों के लिए ना हो सके, अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की हो, अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे, भारत के विकास सहयोग परियोजनाएं निरंतर जारी रहे हैं, क्योंकि भारत ने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में काम किया है, और यही वो 3 सेक्टर हैं जिसने भारत के प्रति तालिबान को सहृदय होने, संवेदनशील होने और जवाबदेही होने के लिए अग्रसर कर दिए हैं। पाकिस्तान का कभी सपोर्ट रहने वाला, पाकिस्तान का समर्थित होने वाला, वह अफगानिस्तान आज भारत के समर्थन में है, पाकिस्तान का विरोध कर रहा है। तालिबान द्वारा नियुक्त राजनयिक को स्वीकार करना भारत का रणनीतिक विवेकपूर्ण निर्णय है, परंतु इसे राजनीतिक मान्यता नहीं दी जा रही है। यह भारत की कौन सी नीति है? तो यह भारत की जो नीति है वह है संवाद बनाए रखना, लेकिन मान्यता भी नहीं देना। मान्यता भी दे देंगे, लेकिन थोड़ा तो और परखा जाए और समझा जाए। भारत संतुलित दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं, जिससे वह अफगानिस्तान में रहने अपने हित सुरक्षित रख सके और क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रख सके। यह भारत की जो नीति है, एंगेजमेंट विदाउट रिकॉग्नाइजेशन, तो ये कहला रही है, जिसे हम कह रहे हैं संवाद तो बरकरार रहे, बातचीत तैयार रहे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन मान्यता हम नहीं देंगे कि तालिबान ही सरकार है। क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य इनडायरेक्ट रूप से मान्यता हो रही हो तो चीन और पाकिस्तान पहले से तालिबान शासन के साथ सक्रिय राजनीति और आर्थिक संबंध बनाए हुए हैं। रूस और मध्य एशियाई देश भी सुरक्षा और ऊर्जा सहयोग के कारण काबुल से संपर्क में हैं। ऐसे में भारत शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में अपनी भूमिका बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। भारत की दीर्घकालिक रणनीति, भारत चाहता है कि अफगानिस्तान में सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के माध्यम से अपनी उपस्थिति बरकरार मजबूती के साथ प्रेजेंट हो। वह मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण कार्यों के जरिए जन स्तर पर गुडविल बनाए रखना चाहता है। भारत बहुत अच्छा देश है, यह दृष्टिकोण वहां की जनता में बनाए रखना चाहता है। यह नीति भारत को एक जिम्मेदार और स्थिर क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भी प्रस्तुत करेगी। ऐसे में एशियाई देशों के साथ में अच्छा संबंध होगा। यह घटना भारत और अफगानिस्तान संबंधों में 2021 के बाद सबसे बड़ा कूटनीतिक परिवर्तन माना जा रहा है, जो कि भारत की जो एंगेजमेंट विदाउट रिकॉग्निशन, यानी कि संवाद बरकरार है परंतु मान्यता हम नहीं देंगे, आतंकवाद, अल्पसंख्यक सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय सहयोग के प्रमुख मुद्दे हैं। यह मामला भारत की विदेश नीति से जुड़ा है, यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रस्तुतिकरण है। केन विलियमसन ने T20 जो फॉर्मेट है उससे संन्यास ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 2 नवंबर 2025 को न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह निर्णय उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू T20 श्रृंखला से ठीक पहले लिया है। इस प्रकार उनका 14 वर्ष लंबा अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर, जो कि 2011 से प्रारंभ होता है और 2025 में समाप्त हो रहा है। 2011 में T20 अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया और कुल 93 मैच खेले अभी तक, जिसमें 2575 रन बनाए और औसतन 33 रन, यानी कि टोटल उन्होंने 2575 बनाया तो औसत जो निकलेगा 33 रन रहा है। उनके नाम 18 अर्धशतक और जो कि उनका सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर रहा है 95 रन। न्यूजीलैंड के दूसरे और सर्वाधिक रन बनाने वाले T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज माने जाते हैं। कप्तान के रूप में उन्होंने 93 क्रिकेट खेले, जिसमें से 93 में से 75 मैचों का नेतृत्व तो उन्होंने खुद ने किए। अतः कप्तान के तौर पर 75 मैच में उन्होंने कप्तानी की है। T20 विश्व कप उपलब्धियां, केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड टीम को निरंतर सफलता की दिशा में अग्रसर किया है। सेमीफाइनल में पहुंचे 2016 में, 2022 में, फाइनल में पहुंचे 2021 में, जहां न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया से हार मिली थी। उनके नेतृत्व में टीम ने संतुलित रणनीतिक और शांत नेतृत्व शैली के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग ही प्रकार का सम्मान प्राप्त किया है। न्यूजीलैंड के प्रति सभी देश सम्मान की भावना से देखते हैं। केन विलियमसन को उनके शांत नेतृत्व शैली, टीम संतुलन और तकनीकी स्थिरता के लिए जाना जाता है। वे न्यूजीलैंड के लिए जो हैं
कंसिस्टेंसी एंड क्लेम लीडरशिप प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। उनकी कप्तानी में टीम ने न्यूट्रल और प्रोफेशनल क्रिकेट संस्कृति को अपनाया है। उनके नेतृत्व में न्यूजीलैंड सीमित ओवरों की क्रिकेट में विश्व की शीर्ष टीमों में शामिल हुई है। यह उनकी अच्छी कुशलता, उनके नेतृत्व की क्षमता को दिखाता है। 35 वर्षीय विलियमसन अब आईपीएल की फ्रेंचाइज लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए रणनीतिक सलाहकार, स्ट्रेटेजिक एडवाइजर की भूमिका निभाएंगे। यह भूमिका उन्हें रणनीतिक और युवा खिलाड़ियों के मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त मंच भी प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि वे आगे भी वनडे और टेस्ट खेलते रहेंगे और वेस्टइंडीज के खिलाफ दिसंबर 2025 से शुरू होने वाली टेस्ट श्रृंखला क्राइस्टचर्च के पर ध्यान केंद्रित करेंगे। साथ ही वे दुनिया भर की T20 लीगों में, जो लीग से जितनी भी होती है दुनिया की, उनमें क्या करेंगे, ये शामिल होते रहेंगे, भाग लेते रहेंगे। महत्व क्या है? विलियमसन का यह निर्णय न्यूजीलैंड क्रिकेट में नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को अवसर देगा। यह संकेत देता है कि न्यूजीलैंड T20 टीम 2026 की T20 विश्व कप से पहले एक सफल नेतृत्व संक्रमण की ओर बढ़ रही है। उनका खेल से हटना केवल प्रारूप परिवर्तन नहीं है, बल्कि संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संन्यास नहीं है, और न ही संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संन्यास है। उनका यह निर्णय उनके दीर्घकालिक करियर प्रबंधन और टीम विकास की दृष्टि से भी समझदारीपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि वे चाहते हैं कि नए युवाओं को अवसर मिले। जब तक वे टीम में रहेंगे, जब तक वे संन्यास नहीं लेंगे, तब तक उनको बाहर भी नहीं किया जा सकता। ओबियसली यह घटना अंतर्राष्ट्रीय खेल कूटनीति और नेतृत्व परिवर्तन से जुड़ी है। यह दिखाता है कि आधुनिक खेलों में रणनीतिक भूमिकाओं की महत्ता बढ़ रही है। यूपीएससी के लिए स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। एसबीआई ने कर्मचारी प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए एसबीआई स्टार पुरस्कार को शुरुआत की है, इसको शुरू किया है। 2 नवंबर 2025 को भारतीय स्टेट बैंक ने अपने कर्मचारियों के बहुआयामी व्यक्तित्व और व्यक्तिगत उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए एक नई पहल, जिसे एसबीआई स्टार के नाम से स्टाफ टैलेंट जो अलाउमेंट एंड रिकॉग्निशन, यानी कि जो अच्छा प्रदर्शन दे रहे, जो नवाचार रूप में काम कर रहे हैं, उनको पुरस्कारित करने का प्रयास किया जा रहा है। स्टार नामक जो नई पहल है उसकी घोषणा की है, याद रखना। स्टार का संबंध किससे है? तो एसबीआई से। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को केवल बैंकिंग पेशेवर के रूप में नहीं, बल्कि कला, संस्कृति, खेल, समाज सेवा और पर्यावरण जैसे विविध क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए मान्यता देना है। एसबीआई के कर्मचारियों को होल पर्सन, मतलब सभी पर्सन के रूप में पहचानना, यानी केवल कार्य प्रदर्शन पर नहीं, बल्कि उनके व्यक्तिगत कौशल और सामाजिक योगदान पर भी ध्यान देना होगा। एसबीआई की मानव केंद्रित नेतृत्व नीति को सशक्त करना है, कर्मचारियों के जो मनोबल को बढ़ाकर दीर्घकालिक संगठन का जुड़ाव को सुनिश्चित करना है। एसबीआई स्टार की विशेषता, यह एक वार्षिक कर्मचारी उत्कृष्टता पुरस्कार है। इसके अंतर्गत 5 प्रमुख श्रेणियों में कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। कला एवं साहित्य में, खेल एवं क्रीड़ा में, संस्कृति एवं नव रचनात्मकता में, सामाजिक कार्य में, पर्यावरणीय पहल में। इस पहल से 2.45 लाख से अधिक एसबीआई कर्मचारियों को लाभ होगा। चयन की प्रक्रिया क्या होगी? एसबीआई स्टार कार्यक्रम की चयन प्रणाली पारदर्शिता और भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए 3 स्तरों में विभाजित। स्वयं नामांकन करना, कर्मचारी स्वयं अपने नाम प्रस्तावित कर सकते हैं। मूल्यांकन, संबंधित सर्कल या विभाग पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर समीक्षा करता है। अंतिम चयन मुंबई स्थित एसबीआई कॉर्पोरेट सेंटर द्वारा विजेताओं का चयन किया जाता है। यह ढांचा बैंकिंग क्षेत्र में निष्पक्ष और सहभागी मानव संसाधन नीति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। पहल का प्रभाव देखिए आप, व्यापक प्रभाव क्या है? मानव संसाधन नवाचार, यानी कि ह्यूमन, जो मनुष्य के द्वारा एक नवोन्मेषण करना, इनोवेशन करना, नवाचार लाना। यह पहल सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स को नई दिशा देती हैं। गैर आर्थिक प्रेरणा, कर्मचारियों की व्यक्तिगत उपलब्धियों को मान्यता देने से संतुष्टि और निष्ठा दोनों में वृद्धि होती है। अब देखिए,
जो कारपोरेट सहानुभूति, यह दर्शाता है कि संस्थान अपने कर्मचारियों को केवल कार्यबल नहीं बल्कि सृजनशील और सामाजिक इकाई के रूप में देखता है। संगठनात्मक संस्कृति पर प्रभाव, यह पहल कर्मचारियों में ओनरशिप और क्रिएटिविटी और साथ ही साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को और सुदृढ़ करेगी। और अगर ये तीनों ही चीजें आ गई तो अपने आप एसबीआई शिखर पर पहुंचता हुआ चलेगा। यूपीएससी की दृष्टि से क्या है, भारत में मानव संसाधन विकास और संगठनात्मक व्यवहार से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऐसे में यूपीएससी के मेंस में जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों में जुड़ा हुआ है, साथ ही गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है और इकोनॉमिक्स से भी जुड़ा हुआ, क्योंकि बैंकिंग की बात आ गई, इसके बाद में पब्लिक सेक्टर बैंक की बात आ गई, यहां से जुड़ा हुआ है। अगली खबर है, सिंधिया ने पूर्वोत्तर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भूपेन हजारिका पुरस्कार प्रदान किया। 3 नवंबर की बात है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुवाहाटी असम में आयोजित एक सांस्कृतिक समारोह में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया है। यह कार्यक्रम सरहद नामक एक संस्था है, पुणे द्वारा आयोजित किया गया था। डॉक्टर भूपेन हजारिका के शताब्दी वर्ष 100वीं जयंती को समर्पित है। तो डॉक्टर हजारिका जी जो हैं उनकी 100वीं जयंती मनाई गई। इस आयोजन का उद्देश्य भारत के महान संगीतकार और सांस्कृतिक प्रतीक डॉक्टर भूपेन हजारिका की कला, मानवीय दृष्टि और राष्ट्रीय एकता के संदेश को सम्मानित करना है। भूपेन हजारिका की विरासत, भूपेन हजारिका की विरासत में अगर देखें तो भूपेन हजारिका 1926 से लगा करके 2011 को स्नेहपूर्वक भूपेन दा कहा जाता था। भूपेन हजारिका को भूपेन दा के नाम से कहा जाता था और इनका जो कार्यकाल रहा, इन्होंने जो देश हित में गायक शैली में प्रदर्शन किया वो 1926 से प्रारंभ करके 1926 में जन्म मतलब और 2011 तक रहे। वे केवल गायक नहीं बल्कि एक कवि, संगीतकार, फिल्म निर्माता और सामाजिक दार्शनिक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक अभिव्यक्तियों को पूरे भारत से जोड़ा था। उनके गीतों में राष्ट्रीय एकता, मानवता और सामाजिक न्याय की गूंज सुनाई देती है। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न 2019 में दिया गया है। भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न दिया गया है। समारोह और मुख्य वक्तव्य, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, भूपेन हजारिका ऐसे कलाकार थे जिनकी रचनाएं भाषा और क्षेत्र की सीमाओं से परे जाकर मानवता और एकता को संदेश देती है। यह पुरस्कार डॉक्टर हजारिका की संस्कृति के माध्यम से समरसता और संवेदना की दृष्टि को आगे बढ़ाने का प्रतीक है। सिंधिया ने कहा, यह पहल भारत के कल्चरल इंटीग्रेशन एंड इमोशनल यूनिटी, मतलब आपको भावनात्मक रूप से, संस्कृति के साथ भावनात्मक रूप से आपस में जोड़ने का प्रयास कर रही है, एकजुट करने का प्रयास कर रही है कि दिशा में एक प्रेरक कदम है। पुरस्कार का उद्देश्य और महत्व, यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने साहित्य, कला, संस्कृति, समाज सेवा और पूर्वोत्तर भारत की पहचान को सहेजने में योगदान दिया हो। इस वर्ष 2025 जिसे पुरस्कार पूर्वोत्तर भारत के 6 प्रमुख हस्तियों को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार सांस्कृतिक विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की भारतीय परंपरा को सशक्त करता है, जिसमें 2025 के पुरस्कार विजेताओं में येशे दोरजी योंगची अरुणाचल प्रदेश से हैं। लोक कथाओं और आधुनिक जीवन के समन्वय के लिए प्रसिद्ध है। लेशराम मेमा मणिपुर के हैं। मणिपुरी साहित्य और परंपराओं की संरक्षणकर्ता प्रमुख लेखिका रही है। रजनी बसुमतारी असम महिलाओं के मुद्दों पर केंद्रीय प्रसिद्ध अभिनेत्री और फिल्मकार। LR सेलो मिजो साहित्य और अनुवाद के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। सूर्यकांत हजारिका जो असम के रहने वाले हैं, असम के सांस्कृतिक इतिहास और साहित्यिक विरासत के विद्वान और शोधकर्ता हैं। डेविड R CM लियह मेघालय से हैं, पूर्वोत्तर के इतिहास और पहचान पर शोध करने वाले प्रतिष्ठित इतिहासकार एवं पूर्व UPSC अध्यक्ष। इन सभी पुरस्कार विजेताओं ने अपने कार्यों से पूर्वोत्तर भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवंतता को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। पूर्वोत्तर भारत के लिए सांस्कृतिक महत्व, यह पुरस्कार पूर्वोत्तर
भारत की जो क्षेत्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक पहचान को और सुदृढ़ करता है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वोत्तर की भाषाएं, कला, कलात्मक और सांस्कृतिक विविधता को मान्यता मिलती है। कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुरूप है, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों को सांस्कृतिक बंधन से जोड़ता है। दोहा शिखर सम्मेलन में जो सामाजिक विकास पर ऐतिहासिक घोषणा पत्र हुआ है वह कौन सा है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। केंद्रीय श्रम, रोजगार और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कतर के दोहा में आयोजित सामाजिक विकास के लिए द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन में भारत की उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक प्रगति को सामाजिक विकास के साथ जोड़ा, जिससे करोड़ों लोगों को सशक्त किया गया है। सम्मेलन का आयोजन और उद्देश्य, यह शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 78/261 और 78/318 के तहत 4 से 6 नवंबर 2025 को दोहा कतर में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य है कोपेनहेगन घोषणा पत्र, जो कि 1995 की पुनः पुष्टि और 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गति देना। भारत की भागीदारी, भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। उन्होंने 180 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया और भारत की डिजिटल और मानव पूंजी जो है उन उपलब्धियों को साझा करने का प्रयास किया, दिखाया कि हमने किस तरीके से डेवलप किया। भारत का विकास मॉडल, डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारत का विकास मॉडल उच्च विकास के साथ उच्च समावेशन पर आधारित है, हाई ग्रोथ विथ हाई इंक्लूजन। भारत ने दिखाया कि डिजिटल नवाचार के साथ साथ वित्तीय समावेशन से हमने क्या किया, दोनों को जोड़ा, तो उससे निकला हमारा सामाजिक सशक्तिकरण संभव हो रहा है। आर्थिक प्रगति को सामाजिक समावेशन से जोड़ना ही विकास का भारतीय मॉडल है। जो 3 स्तंभ है भारत के सामाजिक विकास के, वे कौन से? समाज में जिन 3 स्तंभों पर जोर दिया गया उसमें से गरीबी उन्मूलन, उत्पादन, रोजगार, सभी के लिए उचित कार्य हो और सामाजिक समावेशन है। 2016 से लेकर के 2024 तक 17 करोड़ नए रोजगार सृजित हुए, जिसमें महिलाओं की श्रम भागीदारी दर 2 गुनी हुई। बेरोजगारी दर 6% से घट करके 3.2% आ गई है। मुझे तो ये चिंता हो रही है मान्यवर, आपने किस तरीके से इसको 3.2 पे लाया, ये समझ नहीं आ रहा। श्रम कानून का सरलीकरण, 29 कानूनों को मिलाकर 4 नए श्रम संहिता बनाई गई, जिसमें 1.4 अरब लोगों तक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कल्याणकारी लाभ पहुंचे। सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 2015 में 19% जो कि लोग थे, उनका डेटा बढ़ करके 2025 में 64.3% हो गया। अगर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देखें तो इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ने भारत को सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए पुरस्कार भी प्रदान किया है। द्विपक्षीय बैठकें और साझेदारी की अगर बात करें वैश्विक स्तर पर, तो मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफूल ने से बैठक कौशल विकास, श्रम गतिशीलता और सामाजिक सुरक्षा में सहयोग पर चर्चा की। यूएनईएसकेप की कार्यकारी सचिव अरविंदा सोलिसिया असिलज बाना से मुलाकात, डिजिटल कल्याण, वितरण और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी इनसे चर्चाएं और विचार विमर्श हुए। भारत की प्रमुख पहले ई श्रम पोर्टल, जो कि असंगठित श्रमिकों को दुनिया की सबसे बड़ी आधार सत्यापित डेटाबेस बनाता है। नेशनल करियर सर्विस एनसीएस पोर्टल, जो कि रोजगार और कौशल विकास के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से पारदर्शी लाभ वितरण किया जाता है। गरीबी उन्मूलन में प्रगति, भारत ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, जो विश्व स्तर पर एक प्रमुख सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण माना जा रहा है। लखनऊ को यूसीसीएन द्वारा यूएनईएससीओ क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया, जिसमें रचनात्मक पाक कला शहर के रूप में 73वें महासम्मेलन के तहत इसको दिया गया। 73वें महाकला महासम्मेलन हुआ 73वां, उसमें दिया गया है यूएनईएससीओ में। यह सम्मान लखनऊ की अवधि व्यंजन परंपरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देता है, जो शहर के खान पान, कला, संस्कृति और आतिथ्य की पहचान है। सम्मान और घोषणा देखिए,
क्या है सम्मान और घोषणा में निर्णय लिया गया यूएनएसईएससीओ महासम्मेलन की जो 73वां सत्र चल रहा था, जो कि उज्बेकिस्तान के समरकंद में लिया गया। घोषणा हुई कि यूएनईएससीओ के द्वारा क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के रूप में के तहत इस शहर को चुना गया, जहां पर लखनऊ का चयन क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी घोषित किया गया है। यह हैदराबाद 2019 के बाद भारत का ऐसा दूसरा शहर है जिसे यह मान्यता मिली है। तो 2019 में हैदराबाद को चुना गया था, अब 2025 में लखनऊ को, जो भारत का दूसरा शहर हो गया क्रिएटिव ग्रुप। सम्मान का कारण लखनऊ की अवधी व्यंजन परंपरा जैसे कबाब, बिरयानी, कोरमा, शिरमाल, निहारी आदि जो पारंपरिक स्वाद, सांस्कृतिक विविधता है और पाक कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। शहर के स्थानीय सामग्री, पारंपरिक विविधता, सतत पाक कला और सामुदायिक भागीदारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। गैस्ट्रोनोमी श्रेणी में चयन के जो दंड यानी कि किस आधार पर मापदंड है वो कौन कौन से? पारंपरिक खाद्य परंपरा और स्थानीय व्यंजनों की विविधता, खाद्य शिक्षा और सस्टेनेबल मतलब सतत खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देना, भोजन के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक एकजुटता को प्रोत्साहन करना, ये सब कुछ इसके अंतर्गत शामिल होता है। यूएनईएससीओ क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का परिचय, इसकी शुरुआत होती है 2004 में। वर्ष 2004 में शुरुआत होती है। रचनात्मकता के माध्यम से सतत शहरी विकास को प्रोत्साहन करना, नेटवर्क में शामिल शहर अपने क्षेत्रीय और सांस्कृतिक कौशल को वैश्विक स्तर पर साझा कर पाते हैं। यूसीसीएन के तहत रचनात्मक श्रेणियां कौन कौन सी? तो 8 श्रेणियां हैं। हस्तकला और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनोमी जिसमें पाक कला, साहित्य, मीडिया आर्ट्स, संगीत, आर्किटेक्चर 2025 में जोड़ी गई नई श्रेणी है आर्किटेक्चर को। यूसीसीएन में भारत के शहर कुल 9 हैं। जयपुर जो कि 2015 में हस्तकला एवं लोक कला के तहत आता है। वाराणसी संगीत के तहत 2015 में जाता है, ध्यान देना। चेन्नई संगीत के सेक्टर में 2017 में, मुंबई 2019 जो कि फिल्म के सेक्टर में, हैदराबाद 2019 में पाक कला जिसे गैस्ट्रोनोमी कहते हैं, श्रीनगर 2021 हस्तकला एवं लोक कला में, ग्वालियर जिसमें संगीत 2023, कोझिकोड जो कि साहित्य में 2023 में, और लखनऊ 2025 कला पाक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे ये 2019 से हमने क्यों जोड़ा हैदराबाद को, क्योंकि 2019 में पाक कला में लाया था, इसके बाद पाक कला में लाया मतलब गैस्ट्रोनोमी में लेके आए हैं, ठीक है। जस्ट लखनऊ से पहले कौन सा था? कोझिकोड और ग्वालियर। जो ग्वालियर था संगीत में 2023 में और कोझिकोड साहित्य में मिला था, घोषित किया गया था इन शहरों को, ठीक है। यूसीसी का वैश्विक नेटवर्क कुल 408 शहर हैं जिसमें 100 से अधिक देशों से जुड़े हुए हैं। संस्कृति आधारित सतत विकास, स्थानीय नवाचार और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना भारत के लिए महत्व। भारतीय शहरों की स्थानीय सांस्कृतिक और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को वैश्विक पहचान देना, यह कल्चरल डिप्लोमेसी का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। अवधी व्यंजन को अब वैश्विक पाक संस्कृति मानचित्र पर प्रमुख स्थान प्राप्त होगा। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025, यह 6 नवंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाली युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण का शोषण कैसे रोका जाए इसके लिए घोषित किया गया है के रूप में घोषित किया गया है 6 नवंबर को। यह दिवस इस तथ्य को उजागर करता है कि पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण स्थायी शांति और पुनर्निर्माण के लिए अनिवार्य है। घोषणा का उद्देश्य है युद्ध और सशस्त्र संघर्षों के दौरान प्राकृतिक संसाधनों, पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण के शोषण को रोकने की वैश्विक अपील है। यह स्वीकार करता है कि स्थायी शांति केवल तभी संभव है जब प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। प्रस्ताव का जो विवरण है वह यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव ARES 56/4/2001 के माध्यम से घोषित किया गया था। यानी कि 2001 में 6 नवंबर 2001 को यह घोषणा की गई थी। 6 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। पृष्ठभूमि UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अनुसार पिछले 60 वर्षों में लगभग 40% से अधिक
आंतरिक संघर्ष प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, खनिज, जल और भूमि के दोहन से जुड़े हैं। ऐसे संसाधन का संबंध सीधे संबंधी संघर्षों के पुनः भड़कने की संभावना की दोगुनी स्थिति है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण महासभा जो पर्यावरण सभा की भूमिका, वर्ष 2016 में UNEA ने प्रस्ताव पारित किया था, जो कि प्रस्ताव है UNEP EA 2.2 RES मतलब रजिस्ट्रेशन 2015 में रखा हुआ, उसको इसलिए पारित किया। इस प्रस्ताव ने यह मान्यता दी कि स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र सतत रूप से संबंधित प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरणीय शासन होना चाहिए। सशस्त्र संघर्षों के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। SDG गोल में अगर देखें आप तो यह दिवस SDG गोल 13 क्लाइमेट एक्शन, SDG गोल 15 लाइफ ऑन लैंड और SDG गोल 16 पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। यह दिवस 2030 का जो एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिद्धांतों को भी सशक्त कर रहा है। उसमें इस दिवस का महत्व देखिए, SDG गोल 13, SDG गोल 15 और SDG गोल 16 तीन को एक साथ लागू कर रही है। पर्यावरण और शांति का पारस्परिक संबंध, युद्ध के दौरान जंगलों, नदियों, कृषि भूमि और जल स्रोतों का विनाश समुदाय की आजीविका को प्रभावित करता है। इससे शरणार्थी संकट बढ़ता है, खाद्य सुरक्षा बढ़ती है, दीर्घकालिक अस्थिरता बढ़ती चली जाती है। पर्यावरण संरक्षण को संघर्ष निवारण, शांति स्थापना और पुनर्निर्माण रणनीतियों में शामिल करना अति आवश्यक माना जा रहा है। वैश्विक प्रयास देखिए, संयुक्त राष्ट्र और इसके अंग UNEP, UNDP, UNESCO आदि विभिन्न देशों के साथ मिलकर पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो कि विवाद चल रहा है उस मुद्दे पर पर्यावरण पुनर्स्थापन कार्यक्रम चला रहे हैं। इनका उद्देश्य सतत पुनर्निर्माण और इको पीसबिलिटी को बढ़ावा देना है। आगे देखिए, भारत के लिए प्रासंगिकता। भारत SDG गोल जो कि 2030 के प्रति प्रतिबद्ध देशों में अग्रणी है। भारत ने लाइफ मिशन, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जैसी पहले शुरू की है, जो पर्यावरणीय शांति, सतत विकास की दिशा में उदाहरण के रूप में प्रदर्शित है। UNGA का व्यापक संदेश, यह दिवस याद दिलाता है कि पीस इज नॉट ओनली द absence of war but also the presence of environmental security। आप शांति से केवल ऐसा नहीं जानना कि आप absent है, आपकी उपस्थिति नहीं है, समाज में उपस्थिति है, बल्कि आप इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को बचा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण मानवाधिकार और मानवीय सहायता का हिस्सा होना चाहिए। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर वर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आम जनता को कैंसर के लक्षण, कारण, उपचार और समय पर जांच के महत्व के प्रति जागरूक करना है। तो साथ ही यह लोगों में कैंसर के प्रति फैले डर और मिथकों को दूर करने का भी प्रयास करता है। वर्ष 2024 की थीम कैंसर की रोकथाम, शुरुआती पहचान और उपचार तक पहुंच में सुधार। इस वर्ष की थीम कैंसर की रोकथाम और प्रारंभिक पहचान के महत्व, यानी कि 2025 क्या है, कैंसर की रोकथाम और प्रारंभिक पहचान के महत्व पर बल देती हैं ताकि उपचार अधिक प्रभावी हो सकें। चलिए इस बार आगे देखते हैं दिवस मनाने का कारण। यह दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मेडल क्यूरी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। उन्होंने रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में शोध के माध्यम से कैंसर के उपचार में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। WHO के अनुसार कैंसर की परिभाषा कैंसर बीमारियों का एक समूह है जो शरीर के किसी भी अंग या ऊतक में, टिश्यूज में शुरू हो सकता है और उसमें कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होती हैं और यह सामान्य सीमाओं को पार करके शरीर के अन्य हिस्सों पर आक्रमण कर सकती हैं। वैश्विक स्थिति देखिए जनाब, कैंसर विश्व स्तर पर मौत का दूसरा प्रमुख कारण है। लगभग हर 6 में से 1 मृत्यु कैंसर के कारण होती है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कैंसर के मामले में तेजी से वृद्धि हो रही है। कैंसर के प्रमुख लक्षण,
वजन का अचानक कम होना, लगातार दर्द या थकान, असामान्य रक्तस्राव, खांसी जो लंबे समय तक ठीक ना हो, गांठ या सूजन का बनना। कैंसर के उपचार के प्रमुख तरीके। कैंसर का इलाज उसके प्रकार और अवस्था पर निर्भर करता है। मुख्य उपचार विधियां कौन कौन सी है? सर्जरी, जिसमें कैंसर ग्रस्त हिस्से को हटाना, कीमोथेरेपी, दवाओं के माध्यम से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना, रेडिएशन थेरेपी, विकिरण के द्वारा उपचार करना, इम्यूनोथेरेपी, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करके कैंसर से लड़ना। भारत में सबसे आम कैंसर के प्रकार: स्तन कैंसर, मुंह का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, गले का कैंसर। कैंसर से बचाव के उपाय: संतुलित और पौष्टिक आहार अपनाना, नियमित शारीरिक व्यायाम करना, तंबाकू और शराब का सेवन न करना, समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराना, तनाव कम करना और पर्याप्त नींद जरूर लेना। चलिए अब मौलाना फैक्ट को और तरफ देखते हैं। तालिबान शासन ने भारत में अपना पहला आधिकारिक राजनयिक कब नियुक्त किया है? तो नवंबर 2025 में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। के.एन. विलियमसन ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास कब घोषित किया है? तो यह 2 नवंबर को घोषणा की गई है। SBI स्टार पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा की गई है। इसके बाद में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 का वितरण समारोह कहां आयोजित किया गया? तो गुवाहाटी, असम में किया गया है। सामाजिक विकास के लिए द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन, युद्ध नहीं, विश्व शिखर सम्मेलन 2025 में कहां आयोजित हुआ? तो यह कतर के दोहा नामक शहर में हुआ है। यूनेस्को के 43वें महासम्मेलन में किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी घोषित किया गया है? तो हमारा भारत का लखनऊ शहर है। और ये जो कि गैस्ट्रोनोमी में ये दूसरा शहर है भारत का। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को संयुक्त राष्ट्र के किस प्रस्ताव के तहत स्थापित किया गया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि हम जो इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिवेंटिंग द एम्प्लॉयमेंट, जो हमें पर्यावरण के लिए जो संरक्षण की, शांति बनाए रखने की जो बात कर रहे हैं उसकी बात हो रही थी। ये प्रस्ताव रखा गया था ARES 56/4 के तहत, जो कि 2001 में रखा गया था। युद्ध और संघर्षों के दौरान पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के शोषण को रोका जाने के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को मनाया जाता है। और कल यानी कि हम 6 तारीख को यह पढ़ रहे हैं, कल राष्ट्रीय कैंसर दिवस है, 7 नवंबर को, याद रखिएगा। अब आगे की बात करते हैं हम। आगे कौन सी खबर आ रही है? 7 नवंबर वाली होगी ना? हाँ ठीक। इसके बाद अगले जो है आपका 1 लाइनर फैक्ट है, उनको भी देख लेते हैं। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री का नाम क्या है जिन्होंने अक्टूबर 2025 में भारत का दौरा किया? आमिर खान मुत्ताकी। संन्यास के बाद विलियमसन किस IPL टीम से जुड़े हैं? तो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। SBI स्टार पहल की शुरुआत किस तिथि को हुई है? तो 2 नवंबर 2025 को। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया था? तो सरहद पुणे में सरहद नामक एक संस्था है, उसके द्वारा असम गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया है। डॉक्टर भूपेन हजारिका किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो संगीतकार के रूप में, कवि के रूप में, फिल्मकार के रूप में और सामाजिक दार्शनिक के रूप में। भारत का प्रतिनिधित्व सामाजिक विकास के लिए सामाजिक विकास के लिए द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन में किसने किया है? जो सम्मेलन का प्रतिनिधित्व जो भारत की तरफ से, तो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले थे डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। सामाजिक विकास के लिए द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन किसके प्रस्तावों के तहत आयोजित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यावरण के शोषण की रोकथाम दिवस की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 2001 में। पर्यावरण के शोषण की रोकथाम, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया था? तो 6 नवंबर यानी कि आज मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? मैडम क्यूरी के द्वारा किया जो है उसके जागरूकता के लिए मैडम क्यूरी के लिए किया जाता है। तो ये रही हमारी 6 नवंबर 2025 के सारे करंट अफेयर हमने समझे जानी पड़ी।
साथियों, अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म नंदिनी IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, और यदि आप चाहते हैं कि सारे PDF आपको मिले तो आपको जो नंबर दिए गए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। ये जो नंबर दिए गए हैं इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल हिंदी मीडियम में नहीं है बल्कि इसका इंग्लिश फॉर्मेट भी उपलब्ध है। आप देख सकते हैं पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों का PDF है, आप चाहें जिसमें इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो जो नंबर दिए गए हैं उस पर हमसे संपर्क करिए। कमेंट करके आप बताइए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अपने साथियों को लिंक शेयर कीजिए, और जितने भी ऐसे जिनको करंट अफेयर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है उनको हमारे साथ जोड़िए। निश्चित रूप से इस बार उनको करंट अफेयर के क्वेश्चंस आउट नहीं मिलेंगे बल्कि अपने पढ़ी हुई तैयारी में से ही मिलेंगे। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदाई। जय हिंद, जय भारत।